आपको खपत करते हैं। और ये बहुत बड़ा इशू है। मैं मानता हूं कि अगर आपने ये एक जगह इलाज कर दिया तो इसका मैसेज पूरे हरियाणा में और पूरी नॉर्थ इंडिया में जाएगा कि कैसे आप किसानों के साथ नाइंसाफी करके और 2 नंबर का काम कर रहे हो पीछे से। है। अगर आप किसान का नाम लेके ना ये सेमिनार करने लग रहे हो या जो किसान की मीटिंग ले करने लग रहे हो, इसमें तो दो ही है। अगर किसान का नाम लेके कर रहे हो तो किसान को फायदा कैसे होगा? 40 टन जो डली वो गोबर से बनी डली, प्लांट भी उसकी पेमेंट करने लग रहा, 9.5 रुपये पर किलो बिकने लग रहा गोबर। किसान की पराली तो फ्री में भी नहीं ठाने लग रहे। और लेकिन ये ज्यादातर हिसार जिले के किसान है। मेरे हिसाब से एक भी गांव में बंडल बनाने की मशीन नहीं आई उस सरकार, जबकि उसके नाम पे इतने करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट बन गए। लेकिन अधिकारी और पॉलिटिकल लोग दोनों मिलकर के उस बजट को खाते हैं। बिहार में लगाना चाहे तो आप उसके लिए भी आगे प्रोसीजर आप बताओगे नहीं। प्लांट अगर किसान लगाना चाहेगा तो क्या सरकार मदद देगी? आप हमारे को एक हफ्ते 10 दिन के लिए दिखा के लाओ भाई इस तरह बनाएगा, इस तरह आप सामान लो, सामान सारा हमारे पास में। लगाने का तरीका बताओगे जब यहाँ से कुछ नहीं पल्ला पड़ेगा। एक बार आप जितने बैठे हैं जिसने लिख भी रखा होगा नहीं लिखा होगा, आप एक बार 5 मिनट किसी पे पूछ के दिखा दो, आपने जो बात बताई है 2% भी किसी बात के पल्ले नहीं पड़ी होगी किसी के। सच्चाई सिर्फ भ्रष्टाचार, मान लो जो ये चीज चल रही है, आप इसके ऊपर हो सकता है अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन धरातल पर नहीं है जी। आज की डेट में दिखा सकता हूँ 25 फैक्ट्री जो गोबर से बनाने लग रही है, उसकी वीडियोज, उस गाड़ी के नंबर, उस फैक्ट्री के बनने की वीडियो, तो उसके अंदर माल बनने लग रहा है। वो थर्मल जो बिलिंग करने लग रहा है 9.5 रुपये किलो, तो मैंने आपको बता ही दिया। और पराली का तो ये है जी, पराली तो किसान जो है ना, कोई उसको शौक नहीं है पराली जलाने का, वो तो पराली मजबूरी में जलाता है। और इस बात को हम भी बार बार किसानों को कहते हैं कि भाई फिर भी आप कोशिश करो कि आप पराली को जलाओ ना, उससे पर्यावरण का भी नुकसान है, उसमें जमीन की उर्वरता में भी फर्क पड़ता है। सुभाष कक्कड़ जी हैं जिन्होंने पहला प्रोजेक्ट जो लगा था वहां पे उसमें काम किया है। जो पहला पराली से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट चालू हुआ था उसमें सुभाष कक्कड़ जी ने आपके साथ वहां पे काम किया है। तो सुभाष कक्कड़ जी आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आप जैसे हम सब जानते हैं कि हजारों टन कोयले की जरूरत है। पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए हजारों टन कोयला चाहिए। अभी सरकार ये कह रही है कि आप उस अगर 100 टन कोयला आप रोज जलाते हो तो 5 टन कोयला जो है आप पराली से उसको बदल दो। 95 टन कोयला जलाओ, 5 टन उसमें पराली जलाओ। सरकार अभी ये इस विचार के साथ में आ रही है। धीरे धीरे ये बढ़ते हुए 5 से 25 तक जाना है। तो आप ये मान लीजिए कि आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि खेत में एक तिनका पराली भी नहीं बचेगी, वो भी कम पड़ेगी। तो उसी के लिए मैं सुभाष कक्कड़ जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा ताकि वो आपको बता सकें कि कैसे हम कोयले के साथ में पराली को जला करके बिजली बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें आपको। इंतजाम कैसे होगा उसके लिए हमने एक बैंक वाले को भी बुलाया है। तो आप लोग अपने अपने जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग अपनी डायरी में, हमने दिया एक डायरी आपको, पेन भी दिया है, डायरी भी दिया, तो आप उसमें डायरी में नोट कर लीजिए। जब हमारा ये खत्म हो रहा होगा उस समय आपके एक एक सवाल का जवाब हम देंगे, ताकि हमारा जो समय है यहाँ पे आज के समय कहते हैं कि समय सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती समय है और कुछ नहीं है। तो हम जो हमें आप लोग समय दे रहे हैं हम उसका भरपूर सदुपयोग करें। इसी के साथ में हमारे आज के वक्ता श्री सुभाष कक्कड़ जी जो एक्स जीएम है एनटीपीसी से, धन्यवाद शुक्ला जी। मंच पर आसीन सभी उच्च अधिकारी, एनपीटीआई के श्री जैन साहब और सभा में उपस्थित सभी किसान भाइयों, ये मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि मैं आप लोगों के समक्ष ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ
कि पावर प्लांट में पराली से किस प्रकार से बिजली बनती है। तो मेरे प्रेजेंटेशन में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, बायोमास किस तरह से उसके साथ जानकारी बढ़ी। 2016 में स्मॉग हुआ एनसीआर इलाके में। स्मॉग होने के बाद ये कहा गया कि ये स्मॉग जो हो रहा है, जो लोगों को तकलीफ हो रही है स्मॉग के कारण, वो किसानों द्वारा, पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण ये हो रहा है। सरकार ने तुरंत उस पर सोचा क्या किया जा सकता है। स्मॉग बढ़ता रहा। देखिए, ये हालत थी एनसीआर की। उसके बाद क्या हुआ, एनसीआर में पहली बार धुंध नवंबर 2016 में देखी गई, तब इसे नोटिस किया गया, देखी गई। उसके बाद 2016 से हर साल सर्दियों की शुरुआत में, मतलब नवंबर महीने में बहुत ज़्यादा धुंध देखी गई। कई दिन तक तो हमें सूरज दिखता ही नहीं था। 2019 में स्मॉग दूसरे सप्ताह में भी बना रहा और इसी अवधि में एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 के पार चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से पार, बहुत खराब या बहुत गंभीर माना जाता है। सोचिए, वो 2000 से पार चला गया, मतलब हमारा एनसीआर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला क्षेत्र बन गया। अध्ययनों से पता चला कि एनसीआर में प्रमुख कारण जो है वो हमारे पास के हरियाणा और पंजाब के राज्यों में कृषि अवशेष या पराली को जलाना है। ये बताया गया उस समय। धान की पराली और अन्य बचे हुए अवशेष खेतों में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कटाई संयंत्र द्वारा की जाती है और इसलिए छोटे छोटे अवशेष जो हैं वो रह जाते हैं। किसान इन बचे हुए अवशेषों को खेत से हटा नहीं पाते और खेत में ही जलाते हैं ताकि अगली फसल के लिए खेत तैयार कर सकें, क्योंकि उसे हटाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है, भले ही इससे प्रदूषण बढ़ता हो। बढ़ती हुई प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण एप्का का नियंत्रण किया ताकि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान किया जा सके। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए और कड़े कदम उठाए और बाद में एप्का को समाप्त कर दिया तथा नवंबर 2020 में अधिक शक्तियों के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM का गठन किया गया। इस स्मॉग की समस्या के ने कृषि अवशेषों के लिए वैकल्पिक उपयोग की संभावनाओं की खोज को प्रेरित किया कि हम और क्या कर सकते हैं और इस ऊर्जा के उपयोगी स्रोत के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, ये सोचा गया। खासकर उद्योगों और बिजली संयंत्रों में जो प्रमुख तौर पे फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म फ्यूल पे आधारित है। बायोमास पेलेट्स जो कृषि अवशेष से बनाए जाते हैं, बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट्स में सह ईंधन वो फ्यूल, क्योंकि ये बायोमास पेलेट्स और कोयला मिला करके जलाए जाएंगे। कोयला मुख्य फ्यूल रहेगा और बायोमास पेलेट्स कुछ मात्रा में इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए ये को फ्यूल कहलाया। उसका उपयोग करने का एक अनूठा और कम लागत वाला विकल्प हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा में क्रमशः प्रतिवर्ष लगभग 22 और 11 मिलियन मीट्रिक टन अवशेष बायोमास उपलब्ध होने की रिपोर्ट है। समर्थ मिशन ने यह बताया कि इतना जो है मिलियन मीट्रिक टन हमारे पास अवशेष उपलब्ध है, जिसको बायोमास में पेलेट के जरिए बदला जा सकता है। इन राज्यों में जो खपत है
वो 11 मिलियन टन और 9 मिलियन टन ही है। इन राज्यों में जो अधिशेष बायोमास का टॉरिफैक्शन करने से लगभग 80% कोयले का प्रतिस्थापन किया जा सकता है, जो न केवल वित्तीय बचत फाइनेंशियल सेविंग है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि पर्यावरण के लिए जो कि हम खेत में जला देते हैं उसकी जगह खेत में न जला करके हम पावर प्लांट में ले जा रहे हैं, वहाँ पे पैलेट बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पर्यावरण का भी बचाव होता है इससे। नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है, आपकी बात बहुत अच्छी है, आपकी बात ये ना अभी हम लगा सकेंगे। ये समर्थ मिशन वाले हैं। हमारे पास जो गोबर भी है, पेड़ पौधे के टुकड़े भी है, ये वह भी है, बंसडी भी है, पराली भी है। फार्मर लगाना चाहे तो आप उसके लिए भी आगे की प्रोसीजर आप बताओगे नहीं। प्लांट अगर किसान लगाना चाहेगा तो क्या सरकार मदद देगी? आप हमारे को एक हफ्ते 10 दिन के लिए दिखा के लाओ भाई इस तरह बनाएगा, इस तरह आप सामान लो, सामान सारा हमारे पास में। लगाने का तरीका बताओगे जब यहाँ से कुछ नहीं पल्ला पड़ेगा। एक बार आप जितने बैठे हैं, जिसने लिख भी रखा होगा नहीं लिखा होगा, आप एक बार 5 मिनट किसी पे पूछ के दिखा दो, आपने जो बात बताई है 2% भी किसी की बात के पल्ले नहीं पड़ी होगी किसी के। सच्चाई बात है, आप लोग कहीं जाओगे हम हाँ करे जाओगे, आप देखोगे जाओगे सोए जाओगे या कोई बात नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे को ग्राउंड दिखाओगे जहाँ भी होगा, हमारे ये पता नहीं आपका प्लांट कहाँ लगा हुआ है। आप हमारे प्लांट जहाँ प्लांट लगे वहाँ ऑन ग्राउंड दिखाओगे, जो लगाने के सुकून को दिखा दो, ये निकलने हम सबको दिखाओ, तभी काम बनेगा। नहीं कोई फायदा नहीं तो बताने का और कोई समझाने का, हमारे हिसाब से जी ये तो दिखाओगे तभी बात बनेगी। जो प्लांट है वो दादरी में लगा हुआ है, दादरी ग्रेटर नोएडा में आता है। तो लगाने के सुकून को आप उस फार्मर को आप दिखाओगे, लगाना से जो भी लगाने के सुकून में होगा वो दिखाओगे ना, तो ये बात नहीं एक मिनट, मैं समर्थ मिशन से हमारे पास में अभिनव जी हैं, मैं इनको कहूंगा कि इस सवाल का जो आपका सवाल है उसका सवाल जवाब चलेंगे भी तो नमस्कार। सवाल जवाब चलेंगे। नमस्कार। इस तरह से हम लोग पहले समझते हैं ना, ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं आप सभी के लिए यहाँ पर, इसका उद्देश्य है इस चीज को आपको इंट्रोडक्शन देना। सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि आप इसके लिए जागरूक होइए, समझिए ये है क्या और किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे जो महानुभाव है ये तैयार हुए इस चीज के लिए कि आगे बढ़ के बोले ना कि हमें मतलब देखना है, लगाना है, तो इस तरह से जब आपके अंदर ये चीज आ जाए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। समर्थ मिशन इससे आप ही लोगों के लिए यहाँ बैठा है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे मतलब आप देखिएगा डेली मतलब हमारे ऑफिस में मतलब डेली आप 5 लोग मतलब सुबह से शाम तक आते हैं कि भाई हमारा प्लांट लगवाइए। तो उसी तरह से आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी सुविधा मतलब हर तरह से कर देंगे। आपको मतलब अपने ऑफिस भी बुलाएंगे, आपको पूरा मशीन आपको लेना है, कैसा मशीन लेना है, कहाँ से लेना है, फिर कहाँ बेचना है बनने के बाद, वहां तक आपको एकदम अच्छे से गाइड कर देते हैं हम लोग। तो यही चीज अभी हम लोग जो यहाँ आए हैं ये मात्र आपको हम लोग एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा चीज है, सरकार कर रही है ऐसा, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप लोग तैयार होते हैं, आप अपना दिमाग बनाते हैं कि भाई हमें लगाना है, आगे बढ़ना है इस चीज के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी शाम तक, आप जो सीरियस होते हैं आप हमसे कांटेक्ट करिए, फिर हम आगे आपको गाइड करेंगे एकदम अच्छे से, आपको बिकवाने तक के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। शर्मान जी 1 मिनट का टाइम और दियो जी सर, 1 मिनट। इससे पहले शुक्ला जी बोल रहे थे पराली के ऊपर, सबसे पहले जो बोल रहे थे शुक्ला जी ने बोला था भाई ये बार ये बोल रहे थे भाई किसान की खेत से पराली उठाएंगे उसके बाद आपसे खरीदेंगे। वो आप बोल रहे थे जो पैलेट्स के प्लांट है वो वहाँ साथी यहाँ पे आ रहे हैं। हिसार जिले में जैसे ये खेतवाड़ा थर्मल है, मेरा गांव खेतड़ी है, इसके आसपास कम से कम भी 30 पैलेट्स के प्लांट लग रहे हैं। या फैक्ट्री बोल लें, किसान फैक्ट्री समझेंगे। कम से कम भी 30 में से 25 प्लांट ऐसे हैं जो गोबर से पैलेट्स बना रहे हैं। एक फैक्ट्री के अंदर भी अगर पराली पड़ी हो, ईब जाके देख लो, बनाने लग रहे हैं, थर्मल में उनकी बिकन लग रही है।
हमने खुद ना लगाया था जी, आज भी नू का नू लगा पड़ा, एक महीना पहला बंद कर दिया। और प्योर पराली से बनाया था, पराली खरीद के उससे बनाया था, कोई खरीदार नहीं जी इसका। जैसे लास्ट में सर्दी में दिया, आखिरी में दिया, भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, पराली जलाने से FIR दर्ज होती वो होती, तो इसके ऊपर भी तो करो। बच्चों पराली आप आगे अगर ये अंगोत्सर ये किट बांट के रूरल यो अपना एक सेमिनार तो बनाना है तो फिर तो ठीक है, अपना सक्सेसफुल है, आप अपने घर, हम अपने घर। जितने प्लांट लग रहे हैं उसके अंदर जाके देख लो आप, किसी प्लांट के अंदर पराली पड़ी हो, बस जिस प्लांट के अंदर पराली गुन पड़ी तो फिर वो पैलेट बनी कहाँ से, वहां गोबर में लगा अपना पड़ा। इस एरिया के अंदर कहीं किसी गांव में गोबर मिल जाए अपने, डबल नुकसान हो गया किसान का। एक तो उसकी पराली नहीं बिकी, दूसरी अब जैसे कणक की कटाई होगी उसके बाद गोबर का खाद किसान अपने खेत में डालता था। बड़ी बड़ी डायरी थी, बड़ी बड़ी गौशालाएं थी, उस गौशाला में आज किसी डायरी में जाके देख लो अगर गोबर मिल जाए तो। इस तीसरी बात, आज थर्मल प्लांट के अंदर 10 से 12 गाड़ी आती है जी, एक गाड़ी के अंदर 40 टन माल आओ, 400-500 टन माल डेली फूकने लग रहे हैं। पहली बात तो स्टॉक नहीं है एक दिन का भी, आज जो गाड़ी आएगी वो आज ही उसको जला देंगे। दूसरी बात, उसमें जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी के नंबर, उसकी वीडियो, हालांकि मैंने ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मुख्यमंत्री हरियाणा और पावर मिनिस्टर को मैंने ट्वीट कर रखा है, ये मेरा फोन रहा, इसमें मैंने कर रखा है, वो भी जांच करने लग रहे हैं उसके बाद। लेकिन आप उराज हम आगे, तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई इसके ऊपर धरातल पर काम तो करो भाई, इसने उरे इस सेमिनार तक सीमित ना रखो, धरातल पर काम करो, फैक्ट्रियां ऊपर रेड कराओ, आप कर लो, जाके देख लो किसी फैक्ट्री में पराली है को नहीं, किसी फैक्ट्री में तूड़ा है को नहीं, ये सारे लोग बेचने में तैयार हैं पराली। पिछली बार पराली फ्री में भी उठानी कौन था जी किसान की कोई, और फैक्ट्री लग रही 30 और प्लांट के अंदर पायलट जान लग रही 10 से 12 गाड़ी डाली, तो आई कहां से हुए। बट ना पराली बिकी किसान की, ना किसान की पराली बिकी, ना किसान का तूड़ा बिका, वो तो फ्री में भी उठवाना तैयार है, कोई उठाने तैयार को नहीं। अटक जे को भाई प्लांट वाला बैठा जिसने पायलट का लगा रखा और वो कहता नहीं मैं इसका पराली का मैं बनाने लग रहा हूँ, मैं गारंटी दूँ 10% तो छोड़ गए ना गारंटी, 30 में से 25 फैक्ट्री में दिखा दूंगा जिस प्लांट जिसमें मान लो तूड़ी यानी कि जो पराली कुछ भी नहीं, सिर्फ गोबर आवा है, अपने बनाई और भरी गाड़ी और बेच दी। मैं गाड़ी के नंबर भी दे दूंगा, अपने जो 18 चक्का और 22 टायरी गाड़ी प्लांट के अंदर जाने लग रही है जी, खेदर थर्मल की बता रहा हूं मैं, उसके अंदर 40 टन पास है माल और 40 टन ही गाड़ी जाने लग रही है। और जो पराली से बन रही पैलेट बना है, जो पराली से तूड़े से बना हुआ है, 20 टन से ऊपर अगर उस गाड़ी में कोई गाल के दिखा दे, हम गारंटी दूंगा इस बात की। 40 टन जो डली वो गोबर से बनी डली, प्लांट भी उसकी पेमेंट करने लग रहा, 9.5 रुपये पर किलो बिकने लग रहा गोबर। किसान की पराली तो फ्री में भी नहीं ठाने लग रहे, और गोबर से बनी पैलेट 9.5 रुपये किलो बिकने लग रही प्लांट में आज भी। दूसरी बात आपने बताया पैलेट बिकेगी, अगर कोयले के साथ पैलेट जाएगी तो कोयला कम जलेगा। आप RTI के माध्यम से या किससे भी कोई आपका जानकार बैठा हो, मैं नंबर दे दूंगा, मोहन जिंदल जी चीफ है अपना थर्मल में, उनका मोबाइल नंबर दे दूंगा। जितना माल इनने जलाया है टोटली शुरू से लेके आज तक जितनी पैलेट इनने जलाई है, 1% भी कोयले में कटौती आई हो जलन में, 1% भी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जो चीज देनी थी वो चीज नहीं गई, वो गई गोबर और मिट्टी रला के ना, सिर्फ भ्रष्टाचार। मान लो जो ये चीज चल रही है, आप इसके ऊपर हो सकता है अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन धरातल पर नहीं है जी। आज की डेट में दिखा सकता हूँ 25 फैक्ट्री जो गोबर से बनाने लग रही है, उसकी वीडियोज, उस गाड़ी के नंबर, उस फैक्ट्री के बनने की वीडियो, तो उसके अंदर माल बनने लग रहा है, वो थर्मल जो बिलिंग करने लग रहा है 9.5 रुपये किलो, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, इस हिसाब से बिलिंग करने लग रहे। तो सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसान का नाम लेके ना ये सेमिनार करने लग रहे हो या जो किसान की मीटिंग ले करने लग रहे हो, इसमें तो दो ही है, अगर किसान का नाम लेके कर रहे हो तो किसान को फायदा कैसे होगा? आपने बताया बैल्स बनने लग रही है, बैल्स बनाओ वहां भी, इनमें से बैठा एक किसान ये बता दो किसके पास मशीनरी है बैल्स बनाने की। एक किसान ये बता दो मैंने सब्सिडी से मिली है, अगर कोई साथी ले भी रहा होगा तो वो अपने पूरे पैसे दे के ले रहा है। एक किसान ऐसा बता दो मैंने सब्सिडी से मिला, वो सब्सिडी कौन ले रहे हैं? जो ये बनाने हैं, जिसकी मान लो जो फैक्ट्री लगा लो या जो ये मशीनरी जो बना हुआ है, इक्विपमेंट जो किसान का बना हुआ है, वही आप पे तो खुद ही में बना ले हैं, खुद ही उन्हें CSC सेंटर से फार्म भरे, अपने ही निकाल ली और ओढ़े तक सीमित। सरकारी कार्ड में आपने दिखा दिया हम इतना इक्विपमेंट देने लग रहे हैं किसान को। पूरा हिसार जिला में एक मशीन ऐसी टोके दिखा दो कोई किसान ने कहते मैंने सब्सिडी पे ले रखी। पहली बात तो है कौन, हमारे एरिया में तो कोई है कौन, बता दो। बस जो ये बंडल बना हुआ है पराली का, ये बैल्स भी कौन समझो, जो बंडल बना हुआ है किसी काम में बनाई है?
इसका हमने धरातल पर लेके जाओ जी। मैं दूं, मैं मेरे हम इसके हेल्प कराएंगे अपना, ठीक है, अपने इस एरिया का पता नहीं हो, रास्ते में भी करूंगा इसका हेल्प। प्लांट में जो चीज आपने इस स्क्रीन पर दिखाई है नहीं, वो मैं भी बता दूंगा। वहां से कोयला आ गया, कोयले से पानी गर्म हो गया, पानी गर्म से स्टीम बन गई, स्टीम से टरबाइन घूम गया, टरबाइन से बिजली बन गई, वो हमारे पंखे चल पड़े, बात खत्म। जो यही तो बात है, तो वो तो हम भी बता देंगे जी। जहां ये बेल्ट जल रही है, जहां ये चीज दिखाई सारी, ये कन्वेयर बेल्ट रही है सारी, वहां तक, वहां से लेके अंदर जहां प्लांट में किसान की जीरी तक की पूरी जानकारी है। अगर इस चीज ना आप धरातल पर तो लेके जाने लग रहे हो, तो हम मान लो ऑन रिकॉर्ड भी लग रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तक को हमने इसकी मान लो ट्वीट के माध्यम से बता रखे है, CID के साथी भी इसमें लग रहे हैं काम करना, और हमने भी कुछ इस पर रिकॉर्ड दिया है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। बस चलो ठीक है, एक फैक्ट्री वाला ने डेली 5 गाड़ी बेच दी, तू एक गोबर की बेच ले, 4 तो किसान की पराली की बेच ले। हमने इतना प्रेशर दिया जी, इतना प्रेशर दिया। थर्मल वाले से मिले, 20 बार मिले थर्मल वाले से। NGT की टीम आई दिल्ली से, हमने उसको बोला भाई आप इस राख के ना समझो, ये जो ये जलन लग रही है ये भी गलत है जी। बस जो गोबर जलागा तो प्रदूषण ही होगा। NGT की टीम आ रही है, वो प्रदूषण रोकने खातर तो आ रही है, उसको भी हमने बताया है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपने शुरुआत करी है, हमारा सहयोग जहां भी जरूरत हो हम करांगे, आगे भी करांगे। कोई फैक्ट्री दिखानी हो, उसके बाद कहीं प्लांट में जाना हो, हर तरीके से हम हेल्प करांगे। और किसान बिल्कुल तैयार है, लेकिन किसान ना मशीनरी दो तो सब्सिडी पर कौन साथी यहाँ पर हम न बताओ, कितनी दोगे, कितने इक्विपमेंट दोगे। हर किसान के पास ट्रैक्टर है, हर किसान के पास ट्रैक्टर है, लेकिन उसके पास वो बैल्स बनाने के, वो बंडल बनाने के वो साधन तो नहीं है। अगर वो बना देगा तो स्टॉक की जगह नहीं है, स्टॉक कर लिया तो वो खरीदने क्यों पाओ, क्योंकि जो गोबर 1 रुपया किलो गोबर खरीद कर 9.5 रुपये किलो उसका बिकन लग रहा गोबर, उसमें दिक्कत तो बंद, वो बंडल क्यों खरीदेगा। चलिए, आपकी तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, इस पर काम आगे करो। मंत्रालय तक जाएगी और इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ जो खेतड़ का है तो समाधान निकलेगा। खेतड़ का हमारे बीच में यहाँ पर अभी मिस्टर श्री, अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं? एक तो जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप धरातल पे काम करो जी, और किसान सब्सिडी पे मशीन उपलब्ध करवाओ। जो ये गद्दे जो बांधे जहर उठाए नहीं बंदे, ना कोई मशीन है किसान के पास में, और जो पराली है जी कटी पड़ी रहे, किसान समय पे बुआई नहीं कर सकता, तो वह पराली उठाई नहीं जाती। मेरा गोबरे लग रहे हैं, 2 नंबर का धंधा है, धोखाधड़ी का धंधा है, किसान के साथ मतलब फ्रॉड किया जावा है। तो इस पर आप धरातल पर काम कीजिए, हमारी तो यह रिक्वेस्ट है आप पे। और जहां आपने जरूरत पड़ा हम आपके साथ हैं, तो आप ये सभी जिलों में कार्य जारी कीजिए और हम आपके साथ लगेंगे। तो ये पराली और ये गद्दे उठाए जावे और किसान के लिए कड़ा कार्य किया जावे, ये रिक्वेस्ट है हमारी तो आपसे। देखिए, आप लोगों की बात में अपनी चिंता जो आपने जाहिर करी है, बिल्कुल सही चिंता करी है, और मैं भी इस चीज से सहमत हूं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अभी इस मुहिम को चले हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, अभी ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल हुए हैं। उस 3-4 साल में सरकार अपनी स्पीड से काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय भी लगेगा, थोड़ा ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। तो जो आपने कहा है उस बात को जरूर वहां पे मंत्रालय में मीटिंग होती है, जहां सेक्रेटरीज वगैरह बैठते हैं, वहां पे इस बात को रखा जाएगा। और मुझे भरोसा है कि जरूर जो आपने अपनी समस्या बताई है कि गोबर से अगर पैलेट बन रहा है, वो जा रहा है, तो सरकार उसके ऊपर भी जरूर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएगी और आपको बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल हम फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे प्रोग्राम करने आए हैं, फॉर्मेलिटी के लिए प्रोग्राम करने नहीं आए हैं। हम आपसे वास्तव में संवाद करना चाहते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको सुन करके उसे आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि लंच का समय हो चुका है और सबको भूख भी लग रही होगी, समय है। मैं भी आप सभी की तरह एक किसान के परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पूर्वज सभी खेती करते थे। खेती से परेशान होके मेरे पिताजी ने फौज में नौकरी की, क्योंकि उन्हें लगा कि खेती में ज़्यादा फायदा नहीं है। जब मैंने अपनी +2 पास की,
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहीं पे मेरा एडमिशन करवाया। तब मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि जो खेती में स्कोप नहीं दिखाई दे रहा, वो बोला इतनी मेहनत कर कि वो स्कोप सभी को दिखने लगे, सबको लगे कि खेत में सोना उगता है, जो वो चीज़ सच में साबित करके दिखाओ। तो मेरे टीचर डॉक्टर यादविका भी यही बैठे हैं, इनके गाइडेंस में ही मैंने अपने बीटेक कंप्लीट की थी। तो जब मैं अपनी बीटेक कर रहा था तब मुझे पता चला कि पराली की समस्या बहुत मेन समस्या है। मैंने 2009 से 13 के बीच में अपनी बीटेक की थी, तब देखा कि पराली का समस्या एक पॉलिटिकल समस्या के साथ साथ एक सही में एयर के अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इसलिए मैंने अपनी आगे की स्टडी की, इन्वायरमेंट से एमटेक किया था, और मेरे एमटेक की रिसर्च आईआईटी दिल्ली को पसंद आई थी, और मैंने आईआईटी दिल्ली में एयर पोल्यूशन पे जेआरएफ भी किया हुआ है। तो आप लोगों की तरह मैं जमीन से उठा हूँ और आज एक रिसर्च करके अपना खुद का बिना गवर्नमेंट की हेल्प से एक पैलेटिंग प्लांट चला रहा हूँ। और उस पैलेटिंग प्लांट पे मेरी भी उम्मीद है कि सरकार मेरे से पैलेट्स खरीदे, लेकिन थोड़े कागजों की कमी के कारण या लाइसेंसिंग ना होने के कारण मैं प्राइवेट क्षेत्र में बेच के एक अपना मुनाफा कमा रहा हूँ कि अपने आगे चला सकूँ। तो मैं थोड़ा सा आपका प्रकाश डालूंगा कि मैंने क्या मेहनत की है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 1100 किसान जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे 25 युवाओं की टीम लीड कर रही है। मैं जानता हूँ किसानों के लिए ये चीज़ एकदम कोई बदलाव लेके आना मुश्किल है, लेकिन आज की युवा शक्ति उस बदलाव को लेके आ सकती है। हमने 2020 में जब लोग कोविड से परेशान हो रहे थे, उस टाइम पे घूम घूम के कई मिनिस्ट्रीज में विजिट करके, कई डिपार्टमेंट में विजिट करके इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी। 2020-21 में मेरी जॉब चली गई थी, मैं पार्ट टाइम टीचर था, तो मैंने कम से कम सोचा कि नौकरी नहीं है तो एक कुछ भला कर दे। तब मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की। मेरे साथ में मिस्टर अमित दलाल, विजय सुरान और कई सारे जुड़े थे, जिनके साथ मिलकर हमने पूरा अपना स्टार्ट किया था। हमने 2018 में ही रजिस्टर कर दिया था अपना एग्रीनर्स FPO। एग्रीनर्स नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर प्लस इंजीनियर, मतलब खेती बाड़ी भी प्लस औद्योगिकरण भी, दोनों को मिला के एक काम करने वाला समूह। तो मैं खुद बाय ग्रेजुएशन एग्रीनर हूँ, तो मैम ने ही हमारे पूरे किया था। और जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज्वाइन किया था तो डॉक्टर यादविका ने मुझे कॉलेज में जगह दी थी। सबसे पहली बार पायलट प्रोजेक्ट में 100% पैडी स्ट्रॉ से हमने पैलेट्स तैयार किए थे, जो हमने NTPC को बेच किए थे। जी, मेरा प्लांट लाडवा गांव में है। लाडवा गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही, हिसार कैंट के पास। हम 100% पैडी स्ट्रॉ से बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में उसकी थोड़ी डिमांड कम है, इसलिए पैडी स्ट्रॉ के अंदर हम कुछ एनिमल वेस्ट भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि कम से कम प्राइवेट मार्केट में तो हमें अच्छे पैसे मिल जाए। हमने हर साल हमारे साथ में 1100 किसान है, उनके खेत में 1% भी पराली नहीं चलने देते। उनकी सारी पराली के इकट्ठा करने की जिम्मेवारी हमारी है। हमारा थोड़ा बजट कम है क्योंकि हम प्राइवेट में दे रहे हैं, इसलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जितने लाडवा और उसके आसपास के 5 गांव हैं जो हमारे क्लस्टर के अंदर आते हैं, वहाँ की सारी पराली हम लेके आते हैं। जितने भी किसान हमसे जुड़ते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि पैसा थोड़ा लेट दे देंगे, आप अपनी पराली हमारे तक पहुँचा दो। जैसे ही हमारे पास उसको पैलेट्स बना के बेचेंगे, उसके बाद उसका हम रिटर्न जो हमारा RO आएगा उसमें आपको भागीदारी देंगे, उसमें आपको प्रॉफिट का परसेंटेज भी देंगे। तो मैं अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको 2 मिनट थोड़ा सा अवगत कराऊंगा। मेरी प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सभी के लिए एग्रीनर्स के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपका जब भी मन करे आप आइए। मैं लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। जो यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन देखते हैं मिस्टर अमित जी, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे हम कैसे बना रहे हैं, हम कहाँ बेच रहे हैं। देखो, सरकार खरीद रही है, बहुत अच्छी बात है, हमने खुद टेंडर अप्लाई किए हैं। लास्ट में मैं कमी बताऊंगा, टेंडर के अंदर इतने कागज मांगे जाते हैं कि वो कागज पूरे नहीं हो पाते। सब कुछ कागजी कार्रवाई पे चलता है। जी बिल्कुल, आपने भी डाला होगा इसलिए आपको पूरी जानकारी है। इतने कागज पूरे होने के बावजूद भी आगे भी हो सकता है कि कुछ टेबल के नीचे कुछ ऐसी कार्रवाई भी होती होगी जिसके कारण कुछ लिमिटेड लोगों को मिलता है। देखो, सरकार कोशिश तो करती है कि हर एक चीज साफ रहे, लेकिन पीठ पीछे ऐसे काम भी हो जाते हैं। हमारे पास जब ऑप्शन है प्राइवेट मार्केट का, तो हम क्यों फिर सरकार के भरोसे बैठे।
मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एग्रीनर्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 2018 में रजिस्टर हुई थी और कोविड के टाइम पे 2021 में 24 जुलाई मेरे बर्थडे वाले दिन इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिस प्रोजेक्ट का नाम है फार्मर कोल्स। फार्मर कोल्स मीन्स एक ऐसा ईंधन जो कि किसान अपने खेत में जो वेस्ट बचते हैं उस वेस्ट को यूटिलाइज करके बना सकता है। जैसे हमारे धर्म के अकॉर्डिंग हम गाय को एक माता मानते हैं कि गाय का दूध है सबसे शुद्ध माना जाता है, तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है लाइक उसके गोबर की भी हम पूजा करते हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके गौमूत्र का भी बहुत दवाइयों की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हम धरती को भी अपनी माता मानते हैं। तो धरती जब हमें अनाज दे रही है तो अनाज के साथ साथ जो अलग से अवशेष भी दे रही है उनको भी हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये देखना जरूरी है कि जो अलग से पराली आ रही है वो हमारे लिए एक बोझ नहीं है, एक समाधान है, एक ईंधन है। तो उसी चीज को बढ़ाने के लिए 24 जुलाई 2021 से हमने एक फार्मर कोल नाम से ट्रेंड शुरू किया था, जिसके अंदर हमारे साथ ये पूरे युवाओं की टीम जुड़ी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मनोज नेहरा, विजय सुरान, अमित दलाल, सुधीर, आपके सभी जितने भी दिखाई दे रहे होंगे सभी आपको नौजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और नारी शक्ति भी हमारे साथ में है, बस वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे फोटो में, देखिए। तो हम सभी मिलके एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके किसानों के नजरिए में बदलाव आए, उन्हें भी जैसे एक इंडस्ट्री की तरह रिस्पेक्ट मिले। तो सभी जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं सभी एक किसान परिवार से करते हैं और सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप सभी की क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। सभी ने अभी अपनी अपनी नौकरी छोड़ के या पार्ट टाइम नौकरी करके फुल टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। हमारे युवाओं ने कई सारे प्रयास किए हैं। हमने खुद अपनी तरफ से कुछ जागरूक अभियान शुरू किए हैं। ये हमारे साथ में किसानों की फोटो है। किसानों के सम्मेलन में हमने कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से कई गवर्नमेंट के साथ मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कैंपेन किए हैं। जब कोविड में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो मोबाइल में उनके साथ कनेक्टिविटी बनाई है। और आज हमने एक लाडवा में जो प्लांट लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग 6 लाख रुपए सालाना की हमारी बचत हो रही है सारी तनख्वाह को मिला के। हमारे साथ अभी एट प्रेजेंट 25 परमानेंट वर्कर हैं, प्लस जैसे स्टार्टिंग बताया 600 किसान जुड़े हैं जिनको सालाना हम उनकी पराली खरीदते हैं या उनसे जो, क्योंकि सिर्फ पराली से पैलेट्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो पशुपालन करते हैं उनसे हम उनसे गोबर खरीदते हैं, मुर्गी फार्म से पोल्ट्री वेस्ट खरीदते हैं, लेकिन 50% पराली के साथ मिक्स करके बनाते हैं ताकि पराली की समस्या का भी समाधान रहे। गवर्नमेंट में एनटीपीसी की हमारे पास कई बार विजिट हो चुकी है, शुक्ला जी से जान पहचान वहीं से हुई थी। तो हमारी जब एनटीपीसी की विजिट होती है तो सबसे पहली बार 100% पराली से बनाने के लिए पेटेंट हमने किया था, जब हमारी जाके मुलाकात हुई थी कि पराली से पैलेट्स बन सकती है कि नहीं। आप 100% पराली के अंदर जो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू होती है वो क्लोरोफिक वैल्यू लगभग 2400 कैलोरी पर ग्राम तक रह जाती है, जिसका मतलब कि एक ना के बराबर कर लिया। लेकिन उसके अंदर अगर हम थोड़ा बहुत पोल्ट्री वेस्ट या गाय का गोबर मिला लेते हैं तो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू 5000 के आसपास पहुंच जाती है, 4800 कुछ इस तरीके से रह जाती है, जो कि कोयले को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती है। हमें सबसे पहली मार्केट जो कोविड के टाइम पे मिली थी वो कुछ बुजुर्ग बैठ के हुक्का पी रहे थे और उन्हें हमने सैंपल दिया था कि हमारा एक सैंपल ट्राई करो, तो उन्होंने ये बोला था कि कोयले की जगह तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन उन्हें जब आसानी से गाय के गोबर के उपले मिल जाते हैं तो इसलिए उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा नहीं, लेकिन उनसे हमें मोटिवेशन मिला था। और पहली बार हमने एक बिजनेस के मॉडल के फॉर्म में जो ईंट भट्टे होते हैं ब्रिक क्लीन्स, इनको दिया था और ब्रिक क्लीन्स के अंदर गोबर मिला के 50% गोबर 50% पराली के साथ में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा। 4 हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है जो हमसे रेगुलर ले रहे हैं। हम सरकार को नहीं दे पा रहे क्योंकि हम उनके जो कागजी कार्रवाई को पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन ईंट भट्टे में हमारी रेगुलर सप्लाई है। नहीं, पराली का तो प्राइवेट में कोई रेट ही नहीं देता। वो बोलते हैं हमारे किस काम का। जब उन्हें उनके साथ गोबर मिला के देते हैं तब उसके बाद में क्लोरोफिक सभी फ्यूल क्लोरोफिक वैल्यू पे बिकते हैं।
वजन के हिसाब से तो सभी कंपनी वाले अपनी गाड़ी खुद बेचते हैं, ईंट भट्टे वाले ट्रैक्टर हमारे पास खुद बेचते हैं। हाँ जी, वजन भी कम आएगा, टेंशन नहीं हो पाते। देखिए एनटीपीसी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एनटीपीसी जो है वो जो पराली का पैसा देती है वो क्लोरिफिक वैल्यू के हिसाब से उसका पैसा दिया जाता है, और दूसरा उसके अंदर राख की कितनी जो है परसेंटेज है। नहीं, प्राइवेट नहीं है, किसी से भी जो है एनटीपीसी में भी ऐसा ही है। और ये मैं यहाँ पे दावे के साथ कर सकता हूँ कि एनटीपीसी में इसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ट्रक अनलोड होने के पहले ही उसका सैंपल लेकर के टेस्ट होता है, क्लोरिफिक वैल्यू के हिसाब से ही उसकी पेमेंट की जाती है। ये तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ। आपने एनटीपीसी ज्यादा हाँ जी, एक मिनट में क्लियर कर देते हैं सबको। नहीं, ये एक मिनट जब इतने इंटेलिजेंट आपकी सरकार नहीं बेच पा रहे तो हमारी कैसे बेच पाएंगे? हम सभी अगर एक साथ में अपील करें और मिनिस्ट्री में हमारी बात पहुंची जाएगी तो उसके बाद में मुझे लगता है कि हम सभी को फायदा होगा। देखिए, हम सभी ने तो अपने एक शुरुआत की थी, हमने अपने घर से वाले जो प्रेशर लेके भी काम किया। एक छोटा है इसका एक उदाहरण है, वो ऐसे सिंपली कोई बिना डॉक्यूमेंट सुबह 11 बजे थर्मल के गेट के आगे गाड़ी लग जाती, 10 से 15 गाड़ी। कोई भी साथी जाके उसमें से गिनती के 10 पैलेट्स उठा के दिखाए, 10 पैलेट्स, यानी कि गाड़ी के साथ भी सिक्योरिटी आती है। कोई उस गाड़ी से पैलेट्स नहीं उठा सकता, बकदे ये तरह सैंपल चेक नहीं करवाते। गाड़ियों के साथ भी सिक्योरिटी लेके आते हैं। विशाल के थर्मल की बात कर रहा हूँ जो केंद्र में लग रहा है। देखो भाइयों, आप सभी की समस्या के हिसाब से बताते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन कोई भी इलाज सरकारी डॉक्टर से नहीं करवाना चाहता। वो इसी कारण है क्योंकि हमें पता है सरकार में कहाँ कमी रह जाती है। हम उस कमी पे बार बार क्यों ध्यान दें, हम अपनी तरक्की पे सोचें, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम अपने नजरिए को बदलते हैं। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मैं अपने बारे में सोचूंगा तभी बाकी किसान अपने बारे में सोचेंगे। देखो, मैं कोई सरकारी महकमे से नहीं हूँ कि सबके बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसे कीजिए, और देखिए उसके बाद में साथ में तरक्की होती है। सरकार को नहीं बेच पा रहा, बताओ एक छोटा मोटा किसान कैसे नहीं, सर एक बात की गारंटी कैसे सर ने बोला भाई, ये कहने लगे प्लांट ये ना सोचोगे अच्छा मैं कर दे क्या मैं संतोष हो गया, मारो पेट से किया भरा है अब कितने लोगों का काम उतार रहता है। तो ये बात ने आगे तक पहुंच जाए, रुक के बात सुन ले। बिल्कुल जी, मैं आपके साथ हूँ, मेरी भी बहुत सारी बातें हैं आगे पहुंचाने के लिए। अब बीमारी बहुत लंबी है, ना थारो सिद्धांत ना मारो सिद्धांत। मेरे थोड़ा खड़े हो और मैं थोड़ा मैं सर से जिला हूं, ये क्या खड़का हूं इलेक्ट्रोड की तकलीफ में चलने जगह में गुरमीत का डेरा बिल्कुल ठीक कर देता है, लेकिन मैं संतुष्ट को नहीं खेलती हूँ। ठीक है, मैं 40 लाख लसन बेचो तो भी संतुष्ट को नहीं, क्यों को नहीं? क्या 40 लाख लसन बेचो फिर मैं खरीद बैठे हूँ। अरे बोल लसन ना खरीदो नहीं, बड़ा चाइना लसन 2017 बंद हो गया, कौन सा लसन 2017 बंद हो गया। दिल्ली पुरानो कोई वीडियो देख रही हो, मैं तड़पड़ी आदमी हूँ। सीधो बतावे इतना दिन लसन तेज होगो, इतना दिन मंदो होगो, कंडक्टर आगे बड़े खड़े हो चाइना में। अरे हिंदुस्तान में हमारे जान खातिर सीधो चाइना को नहीं, अफगानिस्तान को लसन आ गया। ठीक है, अरे रोक कौन से क्या किसाना ने लसना व्यापारियों ने उड़ा दिया जी, हम बाढ़ में दरख्त उड़ दिया गया, कैसे का होगा थी मैं देखिए मैं 11 बजे ना 11 सुन लगा एक मैं थोड़ा लगान खतर आया और पैलेट बनाने की फैक्ट्री खतर में थोड़ा मैं खाया जी। आपको पैलेट बनाने की फैक्ट्री के लिए हम देंगे आपको, आप हमारे पास आइए। पहले एक बार इसकी बात करिए। मैं 30 लाख रुपया अब थोड़ा
काम खतर लगाने तैयार हूँ। हकीकत में सुनते रहियो नगरा को था रकम तय बता दूं मैं पेट्रोल पर अच्छा रकम किसी करूंगा लेकिन थोड़ा बड़ा सेमिनार में साडो बड़े बेरो पड़ जाओ फिर आया नहीं तो हमने बड़ा सुहावा मुझको फुल डिमांड है यहाँ बिक जाओ हकीकत तो तय सामने ले आती मैं कौन मैं घटना हो जाए हमारे साथ अच्छा फिर कुछ जिम्मेवार है मारो की घटना हो रही है बहुत बंदा पैसा की होगी भाई मैंने बोल रहा हूं ना हिंदी को नहीं कर रहा मैं कितना कर रहा हूं अरे मैंने नहीं 15 घंटा लगातार खेत में काम करा ले लेकिन खेती में कुछ कर निकल जाओ एक थोड़ा विदेश में एक सवाल है सर तुम्हारा एक सिंपल सवाल हम प्लांट लगावांगे पैलेट्स का और पराली किसान से पराली खरीदांगे आप उसकी बेचने की गारंटी लेते हैं ये बता दो हमारी जगह जाके और आपकी गाड़ी चल देगी आपके पूरा जो भी आपका नियम है और बनाओ इन लोग बेच नहीं करा है उसकी गारंटी आप दे दो किसान को बेचने की गारंटी दे दो वहां बेच के आनी बस गारंटी तो सरकार पर चलवाई रही है ये क्या की गारंटी देंगे इसमें 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 गंभीर प्रश्न ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू कम आती है तो फिर पराली दे रहे हो ये मेरी सुन दो भाई थोड़े आ जाओ जी आपका तो टॉपिक बीच में रह गया हेलो अरे आप लोग बात करोगे तो सुन नहीं पाओगे थोड़ा थोड़े 2 मिनट के लिए शांत होना है सुन रहे क्या कहना चाह सरकार का देखिए पहले तो मैं जो आपने पैडी वाला कहा कि पैडी का कंजम्पशन नहीं है उसमें कुछ और मिला के कर रहे हैं तो सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें तो 50% मिनिमम पैडी आपको यूज करना ही करना है वरना आपका माल रिजेक्ट हो जाए। देखिए सरकार रूल बना सकती है उसको इम्प्लीमेंट करना ऑफिसर का काम है आप लोगों का काम है। जैसे आप लोग जागरूक कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है हाईलाइट करना है आपको कंप्लेंट करनी है उसकी और उस पर एक्शन हो। ये हर क्षेत्र का है आप रोड का रूल देखिए पावर का रूल देखिए या एग्रीकल्चर का रूल देखिए किसी भी रूल में सरकार नियम बनाती है और उस नियम का पालन करना जो वहाँ कंपनीज इन्वॉल्व है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो गलत कर रही है सरकार के नियम से कोई दाएं जा रहा है या बाएं जा रहा है तो जो उसमें इन्वॉल्व है कस्टमर स्टेक होल्डर्स का हो फार्मर इन्वॉल्व है पैलेट मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है या और भी लोग इन्वॉल्व है उनके पास पूरा राइट है उसे कंप्लेंट करने। जैसे भाई ने कहा कि उसमें कोई प्रॉब्लम है अब ये सही बात हो सकता है आप ग्रास रूट लेवल पे तो हर काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये नया है इसमें मैं इसको क्योंकि हम अब कोई वहाँ से बोल रहा है उसको वेरीफाई करके उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट किया जा सकता है कि भाई हाँ इसमें जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि नहीं है उसको वेरीफाई के बाद ही कमेंट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट तो वो वाला हो। अब दूसरा उस पर आते हैं कि ये जो है फार्मर पैलेट मैन्युफैक्चरर और थर्मल पावर प्लांट इस प्रोसेस में ये ना बिजनेस मॉडल बनाया जा रहा है। बिजनेस मॉडल कैसा होता है कि भैया हम अच्छा मटेरियल बना के पावर प्लांट तक पहुंचाएं और पावर प्लांट के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि उसको पावर प्लांट सही से चलाना है तो वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखेगा। अगर आप सोचे कि नहीं भाई मेरा बिक जाए अब पावर प्लांट की जो पावर प्लांट में लोग जिनको भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने वहां स्थापित किया है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि पावर प्लांट सही से चले उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसीलिए वो सब रूल रेगुलेशन बनाए गए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ एरिया प्लांट का एरिया प्लांट का प्लांट का एरिया मेरा जी अच्छा मतलब कितने दूर तक खरीद सकते हैं। देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है अगर आप कहीं से जो रेट है उस रेट में सप्लाई कर पा रहे हैं जो जैसे एक टेंडर भरा आपने उसमें पहले के 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया या पहले के 20 लोगों को सेलेक्ट किया अगर आप वो रेट पहुंचा सकते हैं और वो क्वालिटी जो उसको जो उसने क्या कहते हैं वो टेक्निकल पैरामीटर बोला है कि भाई जीसीवी इतना होना चाहिए मॉइस्चर इतना होना चाहिए वोलेटाइल मैटर होना इतना होना चाहिए अगर वो नहीं रखेगा तो कल को कोई प्रॉब्लम आती है मान लो किसी कारणवश आग लग गई तो वो सारा चीज उसको ध्यान में रखना है उसके बाद वो रूल्स को वो अपना टेंडर बनाता है। और जैसे इन्होंने कहा कि उसमें दिक्कतें आ रही हैं
अब देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एनटीपीसी, एक हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को टेंडर अवार्ड कर दिया, है ना, जैसे ही मदद के, जैसे हमें कि इसको बढ़ावा देना है, उस चक्कर में मैंने कर दिया अवार्ड, और कल को किसी कारणवश फाइनेंशियल या टेक्निकल नो हाउ के या किसी कारणवश वो बंदा सप्लाई नहीं कर पाया। अब एनटीपीसी जो एनसीआर में है उसको करोड़ों रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब वो उनको जाके ऊपर जाके ये नहीं कह सकता किसी से कि भाई मेरे को सप्लाई नहीं आई तो मैं नहीं कर पाया, ये किसी के पास मतलब अलाउड नहीं है, उसको करना ही करना है। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे पैरामीटर्स रखेगा कि सारे कागज के साथ सही लोग इसमें एंटर कर पाए, इसका दुरुपयोग ना हो पाए। रूल रेगुलेशन क्यों बनता है? रूल रेगुलेशन इसलिए बनता है, शुरू में सबको तकलीफ होती है, जब ये हेलमेट का रूल लगाया गया तो उसमें सबको तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे अब जब उस पर जुर्माना लगा, बुरा लगता है कि नहीं यार जुर्माना है, हमको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है, रूल रेगुलेशन बनाया जाता है कि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे। अभी जैसे आप लोग ही पॉइंट रेस कर रहे हैं कि कहीं कहीं पे उसका मिसयूज हो रहा है ना, तो इस चीज को ही रोकने के लिए ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जिसमें लोगों का नुकसान ये होता है कि वो एंटर नहीं कर पा रहा है ना। जैसे एनुअल टर्नओवर मांग लेते हैं, अगर टेंडर में आप देखोगे एनुअल टर्नओवर मांग लेते हैं, उसके ऊपर उसको अब उसका दो साइड है। अब मान लीजिए मैं एक अच्छा मतलब मेरा अच्छा बिजनेस है, मुझे सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, तब तो मैं मतलब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। अब आप बोलोगे कि जो जिसका टर्नओवर ही नहीं है, जो नया एंट्रेंट है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको कैसे करें? उसके लिए भी प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, उसका एक दूसरा पहलू हमें देखना चाहिए कि मान लीजिए मैं नया हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, और मैं सप्लाई नहीं कर पाया, तो एनटीपीसी का क्या होगा? एनटीपीसी तो फंस गया ना। तो हमें ना जो 3 स्टेक होल्डर मैंने बताया कि फार्मर है, पैलेट मैन्युफैक्चरर और थर्मल पावर प्लांट, हमें तीनों का देखना है कि किसी को नुकसान ना हो। सिस्टम तो ऐसे ही बनता है ना, अगर उसमें से एक भी डाउन होता है तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए। तो हमें सबका हित देखना। और जैसे भाई ने कहा कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनको ऑब्जर्वेशन आया कि यहाँ गलत हो रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ है, तो आपके पास बहुत सारे फोरम है, आज के डेट में तो ट्विटर है, क्या क्या है, आप सीधा टैग करके कोई आपके पास प्रूफ के साथ आप कंप्लेंट कर दीजिए और एक्शन ना हो, ऐसा तो मुझे डाउट है, एक्शन तो होता है। और जो मिसयूज कर रहे हैं वो कौन है? हम लोग में से ही है ना, हम लोग में से ही है। तो मेरा बस जो सबमिशन ये है कि तो अगर ये एक बार सप्लाई करेंगे, 2 बार, तो एनटीपीसी को भी भरोसा हो जाए कि भाई ये सप्लायर है मेरा और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब इनको कोई एक्स्ट्रा कागज नहीं जमा करना। तो ये बिजनेस मॉडल में सेट हो। इसी तरह से सप्लाई चेन बनता है, खाली इसी का नहीं, किसी भी चीज का सप्लाई चेन जब बनाना है आपको, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, रूल्स बनते हैं, रिवाइज होती है पॉलिसी। सरकार रिवाइज क्यों करती है? जब सरकार को ऐसा फीडबैक मिलता है लोगों से कि सर ये इधर गलत हो रहा है या इसकी वजह से लोग एंटर नहीं कर पा रहे, तो उसे रिवाइज, आप देखते हो रिवाइज क्या होता है, यही होता है कि भाई उसमें बदलाव किए जाए ताकि उससे तीनों जो स्टेक होल्डर है, तीनों का ध्यान रखना है। हम खाली एक आदमी पे कि एनटीपीसी पे फोकस करके कि भाई नहीं, या थर्मल पावर प्लांट पे फोकस करके हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको फायदा हो या फार्मर को फायदा हो। हमें जब तीनों ही अलाइंड रहेंगे, तीनों ग्रो करेंगे, तभी आएगा। और मेरा तो सबमिशन ये है कि आप लोग ना समर्थ कांटेक्ट कीजिए, जिसको भी डाउट है, जैसे वहां से सर ने कहा, किसी ने कहा कि हम किसको कांटेक्ट करें, आप समर्थ को कांटेक्ट कीजिए, समर्थ को यहाँ से आप नंबर ले लीजिए, आप बात कीजिए। हमारे एक्चुअली ऐसे तो वेबसाइट सारा डिटेल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से लोग आपको गाइड कर देंगे कि आपके आसपास कौन पैलेट मैन्युफैक्चरर है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो वहां से शुरू होगा। अब ये इनिशियल फेज है, जितना सरकार कर रही है उतना आपके सहयोग की भी जरूरत है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि ये मिशन बहुत बढ़िया है और किसानों को जागरूक करने का बढ़िया कार्यक्रम, लेकिन इसके प्रैक्टिकल असर की अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने सत्येंद्र जी ने पूछा, रामकेश जी ने पूछा, या उधर से वीरेंद्र जी ने पूछा, या इधर से किसान आ रहे इन्होंने पूछा, उन सवालों के जवाब भी देना जरूरी है। जो सवाल इन्होंने रेज करे हैं उनका जवाब जब मिलेगा तो मैं मानता हूं कि ये इतना कार्यक्रम जो एक दिन का आपने रखा है, इसका मिशन जो है वो हमारा सक्सेसफुल रहेगा। अब कार्रवाई की अगर आप बात कर रहे हैं
बिल्कुल हम समर्थ से कांटेक्ट कर लेंगे और हम बिल्कुल अब आपके सामने ही बैठे हैं और हमारी नाक के नीचे खेदर में एचपीजीसीएल का प्लांट है और वो हम बहुत पहले से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब में रोजाना वहां पे कितनी गाड़ियां आ रही हैं? रोजाना 15 गाड़ियां आती हैं और एक गाड़ी के अंदर वेट होता है लगभग 40 टन और उसमें हम लगातार उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भैया आप पहले जो पराली से बनी हुई है, क्योंकि वो जो नियम है कि 50% पराली होनी चाहिए, उसमें साथ में ये भी नियम है कि 50% गोबर भी नहीं होना चाहिए। रोजाना कितनी टोटल 15 से 16 गाड़ियां वहां खेतर में आ रही है और उसमें प्योर गोबर आता है और गोबर के नाम पे माटी आती है, मिट्टी आती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसको टेंडर मिलता है? जो अभी भाई जो कह रहे थे कि जो टेबल के नीचे से देते हैं उनको टेंडर मिलता है, उनको कागज पूरे करने की भी जरूरत नहीं है। कागज तो किसके लिए? आम किसानों के लिए है। जो टेबल के नीचे से अब हम समर्थ को कह रहे हैं कि आपके आगे नाक के नीचे खेदड़ पावर प्लांट में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और उसके आसपास किसानों ने सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी भी अपने प्लांट लगाए पैलेट बनाने, लेकिन 2 महीना चला करके 1 महीना चला करके वो प्लांट बंद करने पड़े। तो इसके ऊपर हम जवाब चाहते हैं कि आपकी तरफ से इसके ऊपर क्या। ये बात ठीक है कि आप जागरूक कर रहे हो। दूसरा आपका मिशन है कि आप जो किसान प्लांट लगाना चाह रहे हैं उनको आप प्रैक्टिकली प्लांट दिखा करके उनके लिए आप मोटिवेट करें, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हम तो बिना सब्सिडी के भी प्लांट लगा लेंगे। हमारे माल को बिकवाने की जिम्मेवारी आप ले लो, हमें 1 रुपए सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हम प्लांट लगा लेंगे, आप बिकवाने की जिम्मेवारी लो। और ये जो है ये खेतर पावर प्लांट में नाक के नीचे इतना बड़ा करप्शन भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका आप समाधान कर दो तो मैं मानूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पे सफल भी होगा और ये जो मिशन चल रहा है इसमें हम भी आपका कदम से कदम मिला करके साथ देंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। भाई ने बताया कि वो गोबर के साथ मिट्टी भी जाती है, तो बात हो गई है कि सैंपलिंग तो वही 1 टन की होती है। 39 टन माल जो होता है वो मिट्टी गोबर वाला होता है। पैसे जो होते हैं 1 टन के जो अच्छा माल होता है जो 4,000 किलो तक लेने का होता है, रेट वही लगता है सारी गाड़ी का। भ्रष्टाचार यही है जो मिली भगता है। सर मैं आप एनटीपीसी वाले बैठे सारे बात को बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी हाई अथॉरिटी को बता सकते हैं कि सैंपलिंग जो होती है वो 39 टन की नहीं होती है, 1 टन की होती है। तो अच्छा माल है 4,000 किलो का, लेकिन रेट सारा 40 टन का वही लगता है कि 10 रुपए किलो जो 12। हम हेल्प कराएंगे। वो रोज का माल जो है वो रोज उसको कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक अगर रखेंगे तो उनकी चोरी पकड़ने का एक रास्ता रहेगा। वो दिल्ली का दिल्ली माल को खपत करते हैं और ये बहुत बड़ा इशू है। मैं मानता हूं कि अगर आपने ये एक जगह इलाज कर दिया तो इसका मैसेज पूरे हरियाणा में और पूरी नॉर्थ इंडिया में जाएगा कि कैसे आप किसानों के साथ नाइंसाफी करके और 2 नंबर का काम कर रहे हो पीछे से। जो फेल हुआ है तो ईमानदार बंदे जो फेल हुए। कोयले की खपत में कोई कमी नहीं आ रही। भाई इतना टन 600 टन माल डाली फूक रहे हैं तो कोयला तो तुम्हें तो कम होना चाहिए, 50-100 टन तो कम होना चाहिए। कोयला भी उतना ही जल रहा है, पहले से भी 600 टन जल रही है। नुकसान किसको है? सरकार को है। कराने वाले की सरकारी होते हो ना कितना जो मिले हुए सैंपलिंग वाले। और पराली का तो ये है जी, पराली तो किसान जो है ना कोई उसको शौक नहीं है पराली जलाने का, वो तो पराली मजबूरी में जलाता है। और इस बात को हम भी बार बार किसानों को कहते हैं कि भाई फिर भी आप कोशिश करो कि आप पराली को जलाओ ना, उससे पर्यावरण का भी नुकसान है, उसमें जमीन की उर्वरता में भी फर्क पड़ता है। ये सारी बात हम बताते हैं। हमारी कई बार सरकार के साथ मीटिंगें भी हुई है, मशीनें देने की बात भी हुई है, बड़े बड़े बजट भी बने, करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट बने हैं, लेकिन ये ज्यादातर हिसार जिले के किसान है। मेरे हिसाब में एक भी गांव में बंडल बनाने की मशीन नहीं आई उस सरकार की, जबकि उसके नाम पे इतने करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट बन गए, लेकिन अधिकारी और पॉलिटिकल लोग दोनों मिलकर के उस बजट को खाते हैं, फिर किसान के ऊपर दोष देते हैं कि भाई, फिर कहते हैं कि पराली जलाइए, किसान जिम्मेदार है। तो ये योजनाएं कागजों में बढ़ती हैं, इसके ऊपर एक
सख्त कानून की भी जरूरत है। जैसे ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जैसे अब हम खेतड़ की शिकायत कर रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं कि किसानों को मशीन नहीं मिल रही है, केवल बातें हो रही हैं, तो उसके समाधान की दिशा में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे समाधान हो सके। इसीलिए सरकारी संस्थाओं में और आम जनता में विश्वास की कमी है, क्योंकि एक्शन नहीं होते, शिकायतें कर करके हम थक जाते हैं। अगर आप एक्शन की नजीर पेश करो तो आपका मिशन 100% कामयाब हो जाएगा। कंधे से कंधा मिला करके हम साथ देंगे, ये भी आपको बात है। एक एनटीपीसी की ना जो खरीदारी है उसको थोड़ा इजी करवाओ। जैसे भाई ने बताया कि काम की कार्रवाई हमारी पूरी नहीं हो पाती, देनी पड़ती, तो जो असली खरीदारी है उसकी तात्कालिक कार्रवाई आसान हो, ताकि हर आदमी एनटीपीसी को मारना तो डॉक्यूमेंट्री का भाग होता नहीं कर सकता, तो पूरी गाड़ी का पूरी खरीदी प्रक्रिया जो उसको आसान बनाया खाना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, नहीं सर क्वालिफाई करने के बाद में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। लाइक आप ये देखिए, मैंने फोटो दिखाई है, ये कुछ हम ब्रिक लिंक्स को हम बेच रहे हैं, इनके पास भी प्रॉपर हम डिमांड पूरी कर रहे हैं। ये देखिए कुछ 4 यहाँ पे मैंने ईंट भट्टे दिखाए जिनकी हम रेगुलर डिमांड पूरी कर रहे हैं। ये बरवाड़ा के पास के ही ईंट भट्टे है, लाइक ब्रिक लिंक्स जो है बरवाड़ा के पास में ही है। ये ताराचंद ब्रिक लिंक्स ये भी सूर्यवाला मोड़ पे है। मुझे लाडवा से सूर्यवाला मोड़ तक पहुंचाने में प्राइवेट को देना सस्ता पड़ता है, जबकि मैं उससे पहले एचपीजीसीएल का जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें निकल पाता। अभी रेट तो मार्केटिंग टीम देगी। रेट का तो ऐसा है जी, एक मिनट, पीडीपी आपके सामने ही खड़े हैं। रेट का ऐसा है, रेट हम कोट नहीं कर सकते, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी मार्केटिंग की। लेकिन हाँ, थर्मल पावर प्लांट से सस्ता दे रहे, बता दिया जी, थर्मल पावर प्लांट से सस्ता दे रहे। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते एक तो कागजी कार्रवाई में रह जाते हैं। आप पूरा थर्मल का जो टेंडर का प्रोसेस है वो भरते भरते आपके पास कागज ही कंप्लीट नहीं होंगे। दूसरा, अब नया टेंडर निकाला है, उसमें 190 करोड़ का एनुअल टर्नओवर मांग रखा है। जिस आदमी के पास 190 करोड़ का एनुअल टर्नओवर होगा, आप एक बात बताओ, वो गिट्टी फैक्ट्री थोड़े लगाओगे? बस यही बात है जी। उस बिल्कुल उस टेंडर में हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए थे, मेरे पास लिस्ट भी है फोन में। लेकिन वो जब अवार्ड करना था, जिस फर्म को देना था वो टेंडर, एंड टाइम पे आके टेंडर कैंसिल होता है। और दूसरी बात क्या है कि खेतड़ वाला प्लांट आता है एचपीजीसीएल, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर, ये स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी, तो यहाँ पे जो जितना कुछ हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। एनटीपीसी में भी बाकी यही हाल है जी, बड़ी बड़ी पार्टी बैठी है, आम किसान का कोई आसपास आने का भी सवाल नहीं है। टेंडर एलोकेट होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो जी, नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल, वो तो ये बताएंगे जी फिर। तो सरकार की पॉलिसी तो सरकार के डिपार्टमेंट के लोग ही बता सकते हैं जी। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ पैलेट कैसे बनती है, उसमें क्या आप मिक्स कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, फलानी फलानी जगह आपके कस्टमर है, सिर्फ ये। बाकी की जानकारी तो देखो डिपार्टमेंट देगा। पूंजीपति तो कर ही रहा जी फिलहाल। जैसा कि हमने अभी तक सुने आपका कितना वाला जो प्लांट है एचपीजीसीएल का, और इसमें 190 करोड़ का भी अभी दिया हुआ है। हाँ, तो इसके लिए अभी हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जानकारी में नहीं आया, ये आया है हमारी जानकारी में, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए हैं हमारे पास जो कि इसका ऐसा विरोध कर रहे हैं।
उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, पर ये एक स्टेट गवर्नमेंट का फिर मामला हो जाता है और फिर हम लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझ सकते हैं ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी जो हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे इसके अंदर। और फिर बाकी जैसा आप और एक मुद्दा था ना कि भाई कोई गोबर पहुंच जा रहा है, ऐसा हो रहा है। देखिए ऐसा था कि पहले का जो टेंडर था ना सैंपलिंग, जिसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, ट्रक पहुंचता था थर्मल पावर प्लांट के अंदर, उसके अंदर हमने गाइडलाइन दी हुई थी कि वो ऊपर से पैलेट का सैंपल लेगा 4-5 जगह से, लोग चढ़ेंगे ट्रक के ऊपर और ऊपर से लगभग 25-30 किलो वो पैलेट निकालेंगे 4-5 जगह से, ठीक है। और फिर उसका वो सैंपल तैयार किया जाएगा और उसमें फिर 3 भाग में वो बांटा जाता है और हर एक भाग का टेस्टिंग होगा, एक भाग पैलेट मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा, एक भाग रखा जाएगा थर्मल पावर प्लांट के अंदर 15 से 20 दिनों के लिए, ताकि आने वाले भी दिनों में किसी को संकोच हो तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन कर सके। तो इस तरह से 3 भाग में सैंपल को बांटा जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ऊपर से माल सैंपल के लिए ऊपर से ले रहे थे, तो ऐसा हमारे पास यहीं से नहीं बाकी जगहों से भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया था कि इसके अंदर मतलब कुछ तो ऐसा मतलब मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवाइज कर रहे हैं ये पूरा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट को ही, इसको फिर से दोबारा बना रहे हैं हम लोग कि ये सारे जो चीजें हैं, जो आज आपकी जो दिक्कतें हैं, ये सारे मतलब उससे ठीक हो जाएंगी। अभी वो बन रहा है और आने वाले मतलब 2 से 3 महीने में वो अप्रूव होके नोटिफाइड हो जाएगा। वो आपकी जो समस्याएं हैं वो कुछ हद तक जायज है और उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग अभी जो हम लोगों को बता रहे हैं ना, ये सारा चीज हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, सारा चीज नोट कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और आप जैसा देखे होंगे ना मतलब डे 1 पे कैसा था और आज ये कहाँ पर है, आपको अपने में आपको लग रहा होगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और ये अभी जो आपने उठाया है मुद्दा, इस पे भी हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मतलब ये अभी हम लोग को इसके ऊपर काम करते करते 3 महीना हो चुका है, ये सारा जो मुद्दा उठा है, ठीक है। और ये आने वाले 2 से 3 महीने में नोटिफाई हो भी जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये हम लोग हमारे ध्यान में है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता नहीं करिए और भी बाकी जो आपको समस्याएं हैं वो हमें बताइए। और बाकी समर्थ मिशन की वेबसाइट पे हमारा नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स, या आप मेरा ही नंबर ले लीजिए, आप हमको बताइए और हम लोग उसको भी मतलब जिस तरह से मतलब उसका निवारण होगा वो करेंगे। मैं अब एक चीज कहना चाहूंगा, लंच का टाइम मेरा 2 बजे का था, 3 बज गए हैं, तो लंच खराब हो जाएगा। वो तो अपने टाइम पे बन गया है, जिनकी वजह से आज हमारे इतने सारे किसान आए हैं। मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगा और उनका सम्मान करना चाहूंगा। मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें एक हरा पौधा देके उनका सम्मान किया जाए। आज हमारा ये प्रोग्राम सफल हो रहा है तो उसमें रवि आजाद जी का बहुत बड़ा सहयोग है। इतने किसान आज होली के मौसम में भी यहाँ पे आ गए हैं, तो उनकी बहुत बड़ी इसमें मेहनत है। रवि आजाद जी का स्वागत किया जाए। मैंने रामकेश जी को बुलाया था, मैंने रामकेश जी को पहले बुलाया था, वो गए हुए थे, अब आ गए हैं। रामकेश जी आपको अलग से देंगे। राजेंद्र जी, सर मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री राजेश शुक्ला जी से, सर प्लीज रामकेश जी को सर, सर रामकेश आइए बताइए। भाई साहब हाँ जी, राजेश शुक्ला जी, आज का जो हिसार यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था जिसमें किसान भी पहुंचे थे, क्या कुछ प्रोग्राम था? साहब ये प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा एक समर्थ मिशन बनाया गया है, जो किसानों को एक पराली के द्वारा अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए इस समर्थ मिशन की संगठन किया गया है। साथ ही साथ इस समर्थ मिशन का गठन इसलिए भी हुआ है कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में नवंबर दिसंबर के आसपास पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस पॉल्यूशन का एक कारण ये भी होता है कि जो किसान खेतों में पराली जलाते हैं उससे भी काफ़ी पॉल्यूशन फैलता है।
जबकि हम जानते हैं कि अगर वो पराली खेतों में जलती है तो वो पराली पावर हाउस में भी जल सकती है और वहाँ पर उससे जो है उस पराली से बिजली पैदा हो सकती है। तो इसीलिए सरकार ने ये पहल करी कि उन्होंने भारत के अंदर जितने भी पावर प्लांट हैं उनको ये आदेश जारी किया कि आपको अपने जो भी दिन भर में आप कोयला जलाते हैं उसका 5% आपको जो है पराली से उस कोयले को रिप्लेस करना है और पराली जलाना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पराली एक जो है रिन्यूएबल फ्यूल है, तो इसलिए उससे रिन्यूएबल फ्यूल है, तो इस रिन्यूएबल फ्यूल होने की वजह से इसका जो दुष्प्रभाव हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में आता है जब वो पावर प्लांट में जलती है, तो उसका पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है ईएसपी के थ्रू। तो इसलिए यह कि हम अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो पराली से जो पैलेट बनता है जब वो पावर प्लांट में जलता है तो उससे एक तो बिजली का उत्पादन होता है, दूसरा किसानों को उस पराली को जो वो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं उसकी उन्हें एक अतिरिक्त आय होती है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये वैसा ही हो जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, किसान को उसकी फसल के पैसे तो मिलते ही हैं, फसल का जो अवशेष बचता है उसके भी उसे पैसे मिलते हैं। इस तरीके से हमारा जो किसान है, किसान भाई जो है वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन जाता है और इसमें वो देश की प्रगति में अपना और ज़्यादा सहयोग कर रहा है। राजेश जी, आज की मैं बात करूं, आज जो एक सेमिनार लगाया था जी, इस सेमिनार में लगभग कितने किसान यहाँ पर पहुंचे? यहाँ हिसार के आसपास के करीब 190 किसान भाई बहनों ने इसमें आके भाग लिया है। इसमें से कुछ जो युवा किसान भी हैं जिनको हमने देखा कि वो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए भी इच्छुक नज़र आए। तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा सफल हुआ है और हमें ये फीडबैक भी मिला है कि किसानों की मांग है कि इस टाइप के प्रोग्राम और जल्दी आसपास में जिला स्तर पे करा जाए, ऐसा भी हमारे पास में मांग आई है। इस सेमिनार की बात करूं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची, किसान महिलाएं। जी, बिल्कुल, किसान महिलाएं भी मेरा ये देखना रहा है कि कम से कम 15 से 20 यहाँ पे किसान महिलाएं भी आई हैं और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। लास्ट में हरियाणा की जनता से, क्योंकि आप हरियाणा में खड़े हो, तो हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं हरियाणा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी खेतों में उनका जो भी अवशेष बचता है उस अवशेष को खेतों में ना जला करके उसे पैलेट बनाने के लिए पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को दे दें, जिससे कि उनको एक अतिरिक्त आय भी हो जाएगी और दूसरा उनके ऊपर बार जो ये आरोप लगता है कि वो किसान खेतों में पराली जला के पोल्यूशन करता है, प्रदूषण में बढ़ावा देता है, उससे भी उसको जो है छुटकारा मिल जाएगा। कुछ किसानों की समस्याएं थी भाई, जो पुराने की गांठ बना तो यहाँ वो खरीदने वाला नहीं मिलता कोई। हाँ, ये समस्या आज की डेट में हम अगर देखें तो इस पूरे समर्थ मिशन का जो ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है ये 4 भाग में है। पहला है किसानों से पराली लेना, फिर वो पराली पैलेट मैन्युफैक्चर तक पहुंचना, फिर पैलेट जो है पावर हाउस में पहुंचना, वहां पे जलना। अभी इस पूरे क्रम में देखा जाए तो सबसे कमजोर कड़ी यही है कि किसानों के पास जो पराली है वो पैलेट मैन्युफैक्चर तक कैसे पहुंचे, यहीं पे सबसे जरूरत आज की डेट में सबसे कमजोर कड़ी यही है। और हम सबकी यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से कुछ किसान संगठित होकर के एफपीओ एसपीओ बना लें और वो सामूहिक रूप से किसानों से संपर्क करके वहाँ से पराली को इकट्ठा करें, उसकी बेल्स को इकट्ठा करें और जा कर के जो है वहाँ पे पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को दे दें। अगर ये कड़ी मजबूत हो जाती है तो निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू।